धन्यवाद राजीव जी। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं मैं। केवल दक्षिण में नहीं, मेरी अपनी मान्यता यह है कि केवल दक्षिण में नहीं, राष्ट्रीय पैमाने पर अगर कोई विपक्ष का चेहरा है तो वह राहुल गांधी है। मेरी अपनी समझ है कि 2014-2019 के बाद से लगातार अगर कोई पार्टी और कोई नेता सरकार पर हमलावर रहा है तो वह राहुल गांधी रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी भी अपने आलोचनाओं के जो तेवर थे कभी कमजोर नहीं किया उन्होंने। कभी उन्होंने अपने तर्कों को हल्के नहीं किए और कभी भी अपनी जो आलोचना में स्पष्टवादिता उनकी थी वह उसको भी उन्होंने उस अपनी आलोचना की धार को भी उन्होंने कम नहीं किया। और जो बातों कहते लगातार पिछले कई सालों से कहते चले आ रहे हैं वही बातों कह रहे हैं। अगर वो बीजेपी पे हमलावर हैं, जिन तर्कों के साथ हमलावर हैं, उन तर्कों को ही उन्होंने धार दिया है। जिस तरीके से वह प्रधानमंत्री पे हमलावर है उसी तरीके से हमलावर है। जो जो बात वो आरएसएस के ऊपर कहते हैं कि वो ये लोगों के बीच में बंटवारा करते हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, तरह तरह के जो आरोप लगाना चाहते हैं वो लगाते रहे हैं, उन्होंने लगाया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं तमिलनाडु में बोल रहा हूं या केरल में बोल रहा हूं या महाराष्ट्र में बोल रहा हूं, उससे उनको राजनीतिक फायदा होना है या नहीं होना है, अपनी बात को लगातार कहते रहे। कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के इस नेता के द्वारा सरकार के प्रति जो हमले की धार के प्रति जो निरंतरता थी और जो प्रतिबद्धता थी, इसी वजह से मेरा मानना यह है कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी है राष्ट्रीय पैमाने पर। यह सही हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में सांगठनिक क्षमता कमजोर होने से वह चुनावी रणनीति में, चुनावी राजनीति में कितने कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष को विश्वास दिलाने, विपक्ष को जिस तरीके से खारिज करने की कोशिश की गई सत्तारूढ़ दल के द्वारा, संस्थागत तरीके से प्रयास किए गए, उस विश्वसनीयता को वापस दिलाने का अगर कोई श्रेय जाना चाहिए तो राहुल गांधी को जाना चाहिए। ममता जी कह रही हैं कि राहुल गांधी को लाइमलाइट में प्रधानमंत्री जी केवल इसलिए रखना चाहते हैं कि उनकी टीआरपी बनी रहे। इसको कौन स्वीकार करेगा? सवाल यह है कि अगर केवल यही बात होती तो कोई नेता 4000 किलोमीटर पैदल क्यों चलेगा, इतना कष्ट क्यों उठाएगा? वह अपने साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर के, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाते धूप में, भारी बरसात में क्यों इतना कष्ट उठाएगा वो? अगर वह किसी का मोहरा है और कोई व्यक्ति उसको मोहरा बना करके राजनीति में आगे किए हुए है, तो ये तो तर्क कहीं से जमता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि डाउन द लाइन इस बात का कोई विश्वास कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल, इस सरकार से लगातार लड़ रहा है और अपने तमाम डर के बावजूद, ईडी, सीबीआई, क्या क्या सबके बावजूद भी अपनी बात को कहने में, चाहे पार्लियामेंट के भीतर, चाहे पार्लियामेंट के बाहर, चाहे सड़क पर, चाहे लोगों के बीच में जो आलोचना की धार रही है, उसको उन्होंने कमजोर नहीं किया, उसमें कोई भी संशोधन लाने की कोशिश नहीं की। अकेला राजनीतिक दल है वो। लोगों के तरीके, अगर पश्चिम बंगाल में ममता जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी मजबूती के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति नहीं कर रही थी, वो अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रही थी। दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक स्तर पर चुनौती देना, उसके खिलाफ आक्रामकता के साथ राजनीति करना और अपनी सत्ता को बनाए रखना, ये दो अलग अलग तर्क है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला किया है, उसकी राजनीति को, उसकी विचारधारा को, उसकी नीतियों को, उसकी प्रशासनिक विफलताओं को खुल करके सामने रखा है। वो लगातार कहती रही है कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, सरकार के देखरेख में कमजोर हो रही है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है और मनमाने तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को कभी राहुल गांधी ने छिपाया नहीं, चाहे वायनाड में बोल रहे हो और चाहे वो मुंबई में बोल रहे हो, चाहे पुणे में बोल रहे हो, ये बात उन्होंने कहा है। इसलिए लोगों का विश्वास भी राहुल गांधी के प्रति बढ़ा है। राहुल गांधी के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास ही सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने सत्ता में आने के बाद से ही हमेशा इस बात की कोशिश की कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता खत्म हो जाए, राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो खंडित हो जाए, लोगों के बीच में इस व्यक्ति का जो जनाधार है या जो जन स्वीकृति हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसीलिए एक व्यापक एक रणनीति के तहत, एक योजना के तहत, एक प्रयास के, संगठनात्मक प्रयास के तहत उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की गई।
कि कोई मौका हो, आप उनके उनके बयानों में को टुकड़े टुकड़े में मैंने एडिट करके लोगों के बीच में लाया गया कि आलू डालो तो सुर निकलेगा। किसी को सुनने नहीं दिया गया, किसी से सुनने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तब तक बीजेपी के खिलाफ लोगों के मन में एक आकर्षण था। लोग बीजेपी से एक नए भारत के निर्माण की उम्मीद कर रहे थे। लोग ये चाह रहे थे कि जो कांग्रेस की या यूपीए की जो विफलताएं थी, उन विफलताओं से दूर एक नए भारत का निर्माण, एक सशक्त भारत का निर्माण हो। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अपने वायदों पर आम आदमी के बीच में अपनी अपनी विश्वसनीयता कम होती गई, बेरोजगारी का सवाल बढ़ता चला गया, महंगाई का सवाल बढ़ता चला गया, आर्थिक मंदी का सवाल बढ़ता चला गया, लोगों के संवैधानिक जो सुरक्षाएं हैं उनकी अवहेलना होने लगी, तो एक तरह की नाराजगी पैदा हुई लोगों के मन में। तब लोगों ने देखना शुरू किया कि आखिर ये राहुल गांधी ने जो बात कही थी, या राहुल गांधी के बारे में जो बात कही जा रही है, वो कितनी गलत है, कितनी सही है। अगर राहुल गांधी को अपनी पदयात्रा के दौरान सभी 14 राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर आकर के मिलते हैं, उनसे उनकी सभाओं में भारी बरसात के बीच मौजूद हैं, तो क्या यह कोई राजनीतिक संदेश नहीं है? क्या यह राहुल गांधी की विश्वसनीयता नहीं है? क्या कोई यह विश्वास कर लेगा आज के दौर में कि राहुल गांधी के पदयात्रा के दौरान जो लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए आए, वो प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के द्वारा लाए गए? क्या यह स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या कांग्रेस के पास इतने संसाधन हैं कि लोगों को आप ले आ सकते हैं? अच्छा चलिए, आप ला भी सकते हैं, तो कोई कड़कड़ाते की ठंड में क्यों चलाएगा और क्यों घंटों इंतजार करेगा? क्यों 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के साथ पैदल चलेगा? लेकिन लोगों ने किया, और कहीं ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का जगह पे किया, लगातार किया। तो यह जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता बनी, यह सत्तारूढ़ दल के सामने एक चुनौती है। हालांकि अभी भी मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की ताकत राहुल गांधी का व्यक्तित्व तो नहीं है। राहुल गांधी की आज की ताकत राहुल गांधी के द्वारा लोगों के बीच उठाए गए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों ने राहुल गांधी को ताकत दी है। अगर आप व्यक्तित्व के रूप में मोदी जी और राहुल जी को सामने आमने सामने खड़ा करेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। मुद्दों की जो ताकत राहुल गांधी ने हासिल की है, वही मुद्दों की ताकत विपक्ष की ताकत है। और उन मुद्दों को राहुल गांधी ने विश्वास लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम करने में वो सफल रहे हैं। समस्या केवल यही है। और जो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक दलों का संगठन हो, समूह हो, अगर कोई बीजेपी विरोधी गठबंधन गैर कांग्रेस गठबंधन बनता है वो, तो वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का गठबंधन में मैं नहीं मानता। वह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला गठबंधन होगा। और मेरा अपना यह भी मानना है कि राजनीतिक दल कितना भी सोच लें, मतदाताओं का एक वर्ग है। अगर मुर्शिदाबाद में टीएमसी चुनाव हारती है, 2011 के बाद से कभी भी टीएमसी कोई उपचुनाव नहीं हारी है पश्चिम बंगाल में। और अगर मुर्शिदाबाद जैसे अपने गढ़ में चुनाव हारती है, भारी बहुमत से चुनाव हारती है, तो मेरा मानना यह है कि मतदाताओं का एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको चुनौती देता हुआ दिखना चाहिए। आपके कहने मात्र से नहीं चलेगा। और अगर आप ममता जी की राजनीति को आप देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से मैं ममता जी को कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता हुआ नहीं पाया। आप राष्ट्रपति का चुनाव देख लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में ममता जी ने उम्मीदवार घोषित किया था, और उस उम्मीदवार को अपने राज्य में प्रचार करने के लिए नहीं उन्होंने बुलाया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देख लीजिए, उनकी पार्टी मतदान में शामिल होने से इनकार कर दी। आप वह दिन याद कीजिए जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया था, और सभी विपक्षी दलों की एक बैठक कांग्रेस ने बुलाई थी। उनमें जो 3 महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हुए थे, उसमें ममता जी भी शामिल थी। अभी हाल में जब ईडी को ज्ञापन देने के लिए संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल संसद से निकला, उसमें अगर जो कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं थे, उनमें ममता जी भी शामिल थी। उसमें उन्होंने शिरकत नहीं किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ी। ये लोगों के बीच में भी ये संदेश है। इसलिए जो उनका परंपरागत मतदाता है, जिसने उनके साथ खड़े होकर के वामपंथियों को हराया, लगातार उनको सत्ता में बनाए रखा, पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको बीजेपी के खिलाफ उनको जीत दिलाई दी, क्योंकि बीजेपी से वही लड़ती हुई दिखी। बीजेपी को हराने में उनकी ताकत थी। लेकिन लोकसभा में लोकसभा के चुनाव में भी जब मतदान करते हैं, तो वो किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए मतदान नहीं करते हैं। मेरा अपना मानना है कि लोग जब मतदान करते हैं, या तो किसी सरकार को बनाने के लिए मतदान करते हैं,
और या सरकार को हटाने के लिए मतदान करते हैं। अगर कोई मतदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए मतदान करने के लिए जाएगा, तो वह ऐसे राजनीतिक दलों के साथ क्यों जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए दिख रहे हैं, उससे लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। मेरी अपनी समझ यह है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि आज की तारीख में राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठा करके, जिन चीजों को उठा करके लोगों के बीच में हो गए हों, अडानी का मुद्दा जिस गंभीरता से उठाया, और अडानी के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुप है, वह उसने राहुल गांधी को और ताकत दी, उनकी विश्वसनीयता को और बढ़ाया। और अगर आप राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं, इसने राहुल गांधी की विश्वसनीयता को लोगों के बीच में बढ़ाया है। अगर आप संसदीय प्रक्रिया में आपको विश्वास है और आप किसी संसद के सदस्य के खिलाफ कोई आपको शिकायत है, तो उसको आप बोलने तो दीजिए, बिना उसका पक्ष जाने आप कैसे बात कर सकते हैं। और लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं कि लंदन में बैठ करके उन्होंने देश की आलोचना कर दी, वो गलत तथ्यहीन है, उसको आप साबित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जब यह कहा है, एकदम खुले शब्दों में कहा है कि मुझे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है, हम 140 करोड़ लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए में सक्षम हैं। यह साफ साफ बोला है, तो उसको आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो नहीं बोला है उसको आप बताना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप ऐसी स्थिति में नहीं खड़े हैं कि आप राहुल गांधी को घेर सके। तो यह राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, जो राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है, यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।